गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय मून सर में। विद्यार्थियों, अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर भी आप करते रहें। कोई समस्या हो तो उस समस्या को आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे अवगत करवाते रहें, जिससे कि जो समस्या या कमी अपने वीडियोज में रही है उस समस्या या कमी को अपन दूर कर सके। विद्यार्थियों, हमने गत पार्ट इसका जो 2 बनाया, हमने उस पार्ट में समय के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण किया और उसमें जाना कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो बाजार होते हैं, अति अल्पकाल होता है उसमें पूर्ति वक्र की आकृति कैसी हो जाती है, अल्पकाल की स्थिति है उसके अंदर पूर्ति वक्र की आकृति कैसी हो जाती है, दीर्घकाल में पूर्ति वक्र कैसा होता है और अति दीर्घकाल की स्थिति होती है तो उसके अंदर पूर्ति वक्र कैसा होगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने ये भी जाना कि इस बाजार की स्थिति में ऐसा होगा क्यों, क्योंकि ये अति अल्पकाल की स्थिति है तो इसके अंदर पूर्ति वक्र ऐसा क्यों होगा, इनके बारे में भी हमने चर्चाएं की और ये जाना कि कैसी परिस्थितियां हैं इस बाजार के अंदर आती है और उन परिस्थितियों को किस तरीके से एक उत्पादक है वो दूर नहीं कर सकता है और उसको किस तरीके से वो कंट्रोल करने का प्रयास है वो करता है। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। विद्यार्थियों, मोटे रूप से हम 3 प्रकार के बाजारों की चर्चा करते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, एक एकाधिकारी होता है और एक एकाधिकारात्मक बाजार या अल्पाधिकारी बाजार की स्थिति होती है। यहां हम इन तीनों प्रकारों के साथ अल्पाधिकार की भी हम चर्चा करेंगे कि इन चारों प्रकार के जो बाजारों की हम बात कर रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है, एकाधिकारात्मक है और अल्पाधिकार है, ये बाजार होते क्या हैं, कैसे होते हैं, इनमें क्या परिस्थितियां पाई जाती हैं। पहले बाजार की हम बात कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरा बाजार है विद्यार्थियों एकाधिकार। तीसरा बाजार हम ले रहे हैं एकाधिकारात्मक और चौथा हम ले रहे हैं, इसमें पार्ट के रूप में है ये अल्पाधिकार। यहां पे ये दोनों ही जो पार्ट एकाधिकार और अल्पाधिकार हम लेते हैं विद्यार्थी, अपूर्ण बाजार की स्थिति को व्यक्त करता है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको 3 प्रकार के बाजारों की बात बताई थी कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, एक एकाधिकार होता है, एक अपूर्ण बाजार होता है। उसके 2 पार्ट हम लेते हैं, एकाधिकारात्मक और एक अल्पाधिकार। क्योंकि हम यहाँ पे इन बाजारों को तीनों को चारों को अलग अलग करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। इनको एक को पूर्ण प्रतियोगिता कहा, एक को एकाधिकार कहा, एक को एकाधिकारात्मक और एक को अल्पाधिकार। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये समझ लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन बाजारों की परिस्थितियां हैं वो कैसी होती हैं और इस परिस्थिति के अंदर उत्पादक है वो कैसे व्यवहार करते हैं। बाजार की हम बात करें प्रतियोगिता के आधार पर, पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पे, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस बाजार में फर्में हैं वो कितनी होंगी, यानी उत्पादक कितने हैं। तो विद्यार्थियों, यहां पर असंख्य फर्में पाई जाती है। असंख्य का मतलब हम ये लगाएंगे कि यहां पर हम उन फर्मों की संख्या को कैलकुलेट करने में सक्षम नहीं है, हमें नहीं पता है कि कितनी सारी फर्में हैं वो इस वस्तु का उत्पादन कर रही है, अर्थात फर्मों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। पहली कंडीशन इस बाजार के अंदर।
की संख्या है वो फर्मों की बहुत ज्यादा यहां पर होती है। दूसरी है वस्तुओं की बात करते हैं विद्यार्थियों, इसके अंदर की वस्तु कैसी होती है। तो जितनी भी फर्में हैं तो वो सारी की सारी समरूप वस्तु बनाती है। समरूप वस्तु का अर्थ है कि हम इस वस्तु में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं कर सकते। रंग, रूप, आकार, प्रकार, पैकिंग, किसी प्रकार का इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी वस्तु है वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में बनाई जाती है। व्यक्तिगत फर्म के लिए यदि मांग वक्र की हम बात करें कि एक जो फर्म होती है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी फर्में हैं, यदि एक ही फर्म की बात करें तो उसका जो मांग वक्र होता है विद्यार्थियों वो पूर्णतः लोचदार की स्थिति के अंदर होता है, अर्थात उसकी लोच है वो इन्फिनिटिव पाई जाती है। ईडी इक्वल इन्फिनिटिव होती है जो मांग वक्र होता है। और जो कि विद्यार्थी ये हमने मांग वाले लेसन में पढ़ा, यदि किसी वक्र की लोच अनंत होगी तो ऐसी स्थिति में वो वक्र, उसका मांग वक्र है वो अक्ष के समानांतर बनता है। अब दूसरे बाजार की बात करें, एकाधिकार क्या है। एकाधिकार जैसे शब्द से ही प्रतीत होता है कि यहां पे एक का ही अधिकार है, अर्थात क्रम जो है वो एक होती है। और यदि क्रम एक होती है तो समरूप वस्तु होने की न होने की कोई समस्या यहां है, अर्थात यहां पे जो वस्तु वो एक क्रम बनाती है उसकी प्रतिस्थापक कोई भी वस्तु मौजूद नहीं है, अर्थात वस्तु एक ही है, अर्थात इसकी प्रतिस्थापक वस्तु यहां पे मौजूद नहीं है। तीसरी कंडीशन लेते हैं हम विद्यार्थियों यहां पे एकाधिकारात्मक बाजार की, जिसके अंदर फर्में हैं वो अधिक पाई जाती है, किंतु इन फर्मों के अंदर या इन फर्मों की संख्या है वो उतनी अधिक भी नहीं होती जितनी कि पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, अर्थात फर्मों की संख्या अधिक होती है। जब वस्तु की बात करें तो विद्यार्थियों ये पूर्ण प्रतियोगिता की तरह हम बात कर रहे हैं कि यहां पर भी अधिक फर्में तो होती हैं किंतु यहां पे वस्तुएं समरूप नहीं होती, अर्थात यहां पर जो उत्पादक है वो उत्पादक वस्तु एक जैसी लगभग मिलती जुलती जरूर बना सकता है, किंतु उन सभी उत्पादकों द्वारा बनाई गई वस्तु के अंदर विभेद होता है, विभेदीकृत वस्तु यहां पर बनती है, अर्थात वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है। चौथा जो बाजार है अल्पाधिकार, यानी अल्प ही लोग हैं यहां पे, तो हम कहेंगे कि यहां पे जो फर्में हैं उनकी यदि संख्या की बात की जाए तो वो कुछ है, कुछ का मतलब हम यहां पे काउंट कर सकते हैं, जैसे यहां हम काउंट नहीं कर सकते, यहां काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहां हम कुछ जो फर्में होती हैं उनको अपन बता सकते हैं, जिसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे सीमेंट उद्योग है तो सीमेंट बनाने वाले फर्मों के अपन नाम बता सकते हैं, या लोहा इस्पात उद्योग के जितने कारखाने उनके बारे में अपन बता सकते हैं, तो वो सारे के सारे अल्पाधिकार की स्थिति है। क्योंकि यहाँ पे यदि वस्तु की बात की जाए, फर्में जो की बात हमने की कि यहाँ कुछ है काउंटिंग की है, बहुत कम मात्रा के अंदर फर्में होती हैं, और यदि वस्तु की बात करें तो वस्तु यहाँ पर दोनों ही प्रकार की हो सकती है, अर्थात ये फर्में समरूप वस्तु भी बना सकती हैं और विभेदीकृत वस्तु का निर्माण भी ये कर सकती हैं। और ये फर्में हैं इनकी संख्या कम होती है, काउंटिंग की होती है, जबकि एकाधिकार में फर्में अधिक होती है, एकाधिकार में केवल एक ही फर्म होती है, और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में हैं वो बहुत सारी होती है। अब विद्यार्थियों इस अध्याय इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप टू स्टेप सभी बाजारों की हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर पूर्ण प्रतियोगी बाजार भी है, एकाधिकार भी है, एकाधिकारात्मक भी है और अल्पाधिकार है, सभी की हम चर्चा करेंगे। किंतु इस
लेसन नंबर 11 के अंदर हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार के बारे में चर्चा करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार है क्या। मोटी सी हमने बात कर ली यहाँ पे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, उसके अंदर फर्में हैं वो बहुत सारी होती हैं, और जो फर्में बहुत सारी होती हैं उस बाजार के अंदर जो वस्तुएं हैं वो समरूप पाई जाती हैं, किसी प्रकार का बदलाव इसके अंदर नहीं होता है, यानी कि वस्तुओं को हम किसी भी रूप के अंदर भिन्न भिन्न नहीं कर सकते हैं। बाजार की यदि बात करें कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या है, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार हम उस बाजार की स्थिति को कहते हैं जिस बाजार में अत्यधिक क्रेता और उपभोक्ता मौजूद होते हैं और समरूप वस्तुओं का निर्माण कर रहे होते हैं। यदि ये कंडीशन जहां पर लागू होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कहेंगे कि वह बाजार है वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार को श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने इसकी परिभाषा दी है, और उन्होंने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार हम उस स्थिति को कहते हैं जिसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे किसी विक्रेता का जो अंश है वो उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही नगण्य होता है। यानी बाजार की यदि टोटल की हम बात करें तो उस बाजार के अंदर एक उपभोक्ता है, एक उत्पादक है, उसके द्वारा की गई पूर्ति है वो कुल पूर्ति के अंदर से घटा दें तो भी कुल पूर्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ ही कहते हैं कि सभी क्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होंगे। अर्थात कोई भी विक्रेता, पहली चीज श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कही है कि एक विक्रेता का कुल पूर्ति में अंश बहुत थोड़ा होता है। दूसरी बात इनकी जो महत्वपूर्ण है, जो इन्होंने कही अपनी परिभाषा में, वो है उपभोक्ता के लिए सभी उत्पादकों की वस्तुएं समरूप है। दो चीज यहां पे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा से निकल के आते हैं कि एक विक्रेता है, उस विक्रेता का बाजार की कुल पूर्ति के अंदर अंश है वो बहुत थोड़ा है, जिसके कारण वो चाहकर भी बाजार की जो कुल पूर्ति होती है उसकी मात्रा को नहीं चेंज कर सकता, नहीं घटा सकता या नहीं बढ़ा सकता। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जितने भी प्रतिद्वंदी विक्रेता हैं उन विक्रेताओं द्वारा उत्पादित वस्तु एक जैसी है, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता है। अब बात आती है कि यहां पर एक जो उत्पादक होता है, एक फर्म जो उत्पादक होती है, उस फर्म का जब पूर्ति में अंश बहुत कम होता है तो ऐसी स्थिति में वो उस फर्म के लिए कीमतें निर्धारित कैसे होती हैं, उन कीमतों का निर्धारण वो कैसे करती है जिस पर कि वो उत्पादन करेगी। क्योंकि एक उत्पादक की बात करें तो हमने पीछे के पार्ट 2 में भी ये बात की है कि एक उत्पादक अपने जो पूर्ति होती है उस पूर्ति को तभी बढ़ाता है जब उसको अतिरिक्त कीमतें प्राप्त होती है। तो क्या यहां पर भी ऐसा होता है? क्योंकि पूर्ति को प्रभावित एक फर्म नहीं कर सकती पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, तो जब फर्म पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकती तो ऐसी स्थिति के अंदर वो फर्म कीमत का निर्धारण भी नहीं कर सकती। विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के अंदर यदि हम बाजार की बात करें तो बाजार के अंदर जो कीमतें निर्धारित हो जाती हैं, अर्थात बाजार की कुल मांग और कुल पूर्ति उस वस्तु विशेष की है, उसके द्वारा जो कीमतें निर्धारित हो जाती हैं वो कीमतें
प्रत्येक फर्म द्वारा स्वीकार्य होती हैं। यदि फर्म चाहती है उस निश्चित कीमत जो कि बाजार द्वारा निर्धारित की गई है, तो उस कीमत पर वो फर्म स्वतंत्र है। वो ज्यादा इकाई बेचना चाहती है तो वो ज्यादा बेच सकती है, कम इकाई बेचना चाहती है तो वो कम इकाइयां बेच सकती है, लेकिन वह फर्म किसी भी रूप में कीमत को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कुल पूर्ति के अंदर जो अंश है वो बहुत ही अल्प है। इसलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, इसकी परिभाषा के बाद कि बाजार है उसमें बाजार में संतुलन कैसे होगा। क्योंकि हम बात कर चुके कि भिन्न भिन्न समय पर बाजार में किसी वस्तु की कीमतें भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। मान लीजिए कि कोई बाजार है जिसमें कोई वस्तु Q हम पैदा कर रहे हैं, उसकी डिमांड, कुल मांग उस वस्तु विशेष की उस पूरे बाजार में, और उस बाजार में उसकी कुल पूर्ति हम ले रहे हैं। बाजार में कीमत मान लीजिए कि 100 है, 100 से बढ़कर उस वस्तु की कीमत 200 भी हो सकती है, 300 हो जाती है, 400 हो जाती है, और विद्यार्थियों 500 हो जाती है। इस स्थिति में यदि हम बात करें कि जब 100 रुपए कीमत होती है उस समय मांग है, क्योंकि कीमतें कम है, कीमत कम है, मांग, यहां पे एक उत्पादक की बात करें उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता मान लीजिए कि 500 इकाइयां हैं वो प्राप्त करने का सोच रहा है। यदि कीमतें 100 है तो वो 500 इकाइयों के बराबर मांग कर रहा है। कीमतें बढ़ रही है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग है वो भी घटा देगा। जैसे कीमतें और घटी तो उपभोक्ता कीमतों को और घटा देगा। कीमतें और बढ़ रही हैं तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता, जो कुल उपभोक्ता है वो कुल मांग घटा देंगे। जैसे ही और कीमतें बढ़ेंगी तो ऐसी स्थिति के अंदर उपभोक्ता है वो अपनी मांग को और घटा देते हैं। विद्यार्थी सेम हो जाएगा, इसलिए अपनी कीमत को कुछ इस तरीके से ले कि पहले कीमत 10 रुपए है, 10 के बाद 20 रुपए हो जाती है, 20 के बाद 30 और 30 के बाद 40 के बाद 50 हो जाती है। अब चूंकि कीमत जब कम थी तो मांग तो ज्यादा थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर उत्पादक पूर्ति कम कर रहे थे तो कुल पूर्ति घट रही। जैसे ही कीमतें बढ़ी तो उत्पादकों ने पूर्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और बढ़ी तो पूर्ति और बढ़ गई, और कीमतें बढ़ी तो पूर्ति उत्पादकों द्वारा और बढ़ा दी गई, और कीमतें और बढ़ी तो ऐसी स्थिति में पूर्ति और बढ़ी। विद्यार्थियों, अब यदि इस तालिका को हम देखें और इस तालिका से हम रेखा चित्र का निर्माण करें कि बाजार मांग और बाजार पूर्ति है, तो जिस बिंदु पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपस में बराबर होती है वह बिंदु बाजार में संतुलन का बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो वह बिंदु संतुलन का बिंदु होता है। और यहाँ पे बाजार के अंदर कुल मात्रा जो वस्तु की है वो Q, अर्थात Q मात्रा है वो बन रही है, और Q मात्रा है वो ही बिक जा रही है, और संतुलित कीमत OP है जिसके ऊपर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों इस वस्तु को OQ मात्रा के बराबर बेचने के लिए तैयार है। यदि हम तालिका की बात करें तो तालिका के अंदर 30 रुपए कीमत संतुलित कीमत है, जिस पर बाजार में कुल मांग 300 है और पूर्ति भी 300 के बराबर है। इसे यदि पूर्व की बात करें हम तो ये मांग आदि की फीस, यहां पे मांग ज्यादा और पूर्ति कम, मांग आदि की स्थिति है। जबकि इससे आगे की यदि हम बात करें जहां प्राइसें बढ़ रही है तो पूर्ति तो बढ़ रही है लेकिन मांग यहाँ पे कम है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं
पूर्ति आदि के या न्यून पूर्ति भी कहेंगे, सॉरी न्यून मांग, न्यून मांग की स्थिति कह दीजिए, चाहे पूर्ति आधिक्य की स्थिति कह दीजिए। यहाँ पे मांग आधिक्य होता है, यहाँ पे पूर्ति आधिक्य होता है। अर्थात ये दोनों ही स्थितियां हैं वो संतुलन की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये कीमतें ऐसी हैं दोनों ही स्थितियों में जिसके अंदर वस्तु को प्राप्त करने वाला और वस्तु को देने वाला दोनों के बीच में संतुलन नहीं है। अर्थात यदि 10 रुपए की कीमत की बात करें तो 10 रुपए कीमत के ऊपर लोग कह रहे हैं कि हमें 500 के बराबर इकाइयां चाहिए, किंतु देने वाला केवल 100 इकाई देने के लिए तैयार है। अर्थात यहाँ पे 400 इकाइयां हैं वो उनकी पूर्ति ये नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ मांग कम होती चली जाती है और पूर्ति की मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। और जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, वह बिंदु बाजार के संतुलन का बिंदु है। अब बाजार में ओपी कीमत है वो मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित हो गई। तो ऐसी स्थिति में यदि हम भ्रम की बात करें, क्योंकि बाजार के अंदर जब सभी भ्रमों के द्वारा हम संतुलन की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में इस स्थिति को हम उद्योग कहते हैं। जब सभी भ्रमों को हम आपस में जोड़ के बात कर रहे हैं या बाजार की बात कर रहे हैं या उन सभी भ्रमों के समूह को अपने एक जगह कर रहे हैं, एक जगह जोड़ के बात कर रहे हैं, तो उसी स्थिति को हम उद्योग कहते हैं। अर्थात उद्योग की स्थिति के अंदर संतुलन की बात करें तो संतुलन है वो कुल मांग और कुल पूर्ति वक्र के द्वारा जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां की सामयिक कीमत का निर्धारण हो जाता है। विद्यार्थी यहाँ ये ध्यान दें कि यदि एक क्रम की बात करें हम रेखा चित्र के साथ ही, तो इसके लिए जो मांग वक्र होगा या ये वस्तु किस मात्रा को बनाएगी, कितनी मात्रा बना सकती है, तो उसके लिए ये कीमतों का निर्धारण तो नहीं करेगी, क्योंकि कीमतें तो वो वही रख सकती है जो कीमतें उद्योग के अंदर निर्धारित हुई है। अर्थात ओपी कीमत पर ही ये वस्तु की मात्रा का समायोजन कर सकती है। अब इस भ्रम पे डिपेंड करता है कि ये ओपी कीमत पर ई संतुलन में रहकर ई बिंदु पर संतुलन में रहकर ओक्यू मात्रा का उत्पादन करेगी या फिर OQ1 मात्रा का उत्पादन करेगी E1 पर संतुलन की स्थिति में रहकर। इस चीज का निर्धारण उस भ्रम विशेष को करना है कि वो मात्रा कम बनाएगी या ज्यादा बनाएगी, या ज्यादा मात्रा का उत्पादन करेगी या कम मात्रा का उत्पादन करेगी, किंतु वह भ्रम इस कीमत को किसी भी प्रकार से बदलने के अंदर सक्षम नहीं होगी। ये कीमत केवल तभी बदलेगी जब बाजार के अंदर की संतुलन में किसी प्रकार का कोई बदलाव आता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो भ्रम होती है वो कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक वह भ्रम नहीं होगी। उस भ्रम के द्वारा केवल और केवल कीमतों को स्वीकार किया जाएगा और जो उद्योग में या बाजार के अंदर कीमतें निर्धारित हो जाएंगी उन्हीं कीमतों को एक भ्रम को मानना होगा और उसी भ्रम पे वो अपनी कम इकाई उत्पादन करेगी या उस वस्तु का अधिक उत्पादन करेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कीमतों को बदलाव करने में किसी भी रूप में सफल नहीं है। विद्यार्थियों यहाँ पे जो हम ये वक्र बनाते हैं इसको हम AR, क्योंकि औसत आगम इसको कहते हैं, औसत आगम वक्र, और पूर्ण जो औसत आगम वक्र होता है वही भ्रम का मांग वक्र कहलाता है, इसलिए हम इसको AR बराबर D कहते हैं। विद्यार्थियों अब यहाँ पे बात आई कि एक जो भ्रम होती है उसके लिए जो AR कर्व हमने यहाँ पे प्राप्त किया, तो AR कर्व कैसे हम प्राप्त करेंगे, साथ में हम इसके टोटल रेवेन्यू की भी हम बात करेंगे, इसके सीमांत आगम की भी बात करेंगे। विद्यार्थियों ये आगम की जो अवधारणा वाला लेसन था चूंकि कोविड के कारण हटा दिया गया, फिर भी हम इसकी चर्चा करते हैं। हमने बात यहाँ पे की उद्योग के संतुलन की, हमने बात कर ली। उद्योग का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटती है और संतुलन से जो कीमत निर्धारित होती है वो भ्रम को स्वीकार करनी होती है।
मान लीजिए कि फर्म के लिए कीमत है वो 5 रुपए है, जो कि उद्योग द्वारा निर्धारित हुई है, तो 5। अब ये जो 5 रुपए कीमत है, इस 5 रुपए कीमत पर ये फर्म उत्पादन की जो मात्रा है ये चाहे तो 0 बनाए, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है, चाहे तो वो 1 इकाई का उत्पादन कर ले, चाहे वो 2 इकाई का उत्पादन करे, चाहे वो 3 इकाई का उत्पादन करे, और चाहे वो 4 इकाई का उत्पादन करे। अब ये उत्पादन तो अपने द्वारा निर्धारित कर सकती है कि 0 उत्पादन करेगी या 1 इकाई का उत्पादन करेगी या 2 इकाई का उत्पादन करेगी या 3 इकाई का उत्पादन करेगी, ये तो ये खुद निर्धारित कर लेगी, किंतु ये कीमतों को निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि विद्यार्थी वहां से ये प्रॉपर दिखाई नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैं यहां बना रहा हूं। कीमत है यहाँ पे कौन से, जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया। अब यदि हम इस फर्म का कुल आगम ज्ञात करें तो विद्यार्थियों कुल आगम है उसको हम टोटल रेवेन्यू टीआर द्वारा व्यक्त करते हैं, और उसको निकालने का जो सूत्र होता है वो पी गुणा क्यू करते हैं। पी को क्यू के द्वारा गुणा करके हम टीआर की गणना कर सकते हैं। तो टीआर पी को क्यू से गुणा करेंगे तो 0 को 5 से गुणा किया 0, 5 को 1 से किया 5, 5 को 2 से करोगे विद्यार्थियों 10, 5 को 3 से करोगे 15, और 5 को 4 से करोगे तो 20। ये टीआर विद्यार्थियों, चूंकि अपन जानते हैं कि टोटल जो होता है उससे यदि हम एवरेज निकालें, औसत निकालें, तो टोटल के अंदर मात्रा का भाग देना है। मात्रा का यदि भाग देंगे तो अपने को औसत प्राप्त हो जाएगा, और वो आप देखेंगे कि कीमत के बराबर है। 0 से 0 कुछ नहीं मिला, 5 के अंदर 1 का भाग दिया 5 आया, 10 में 2 का भाग दोगे 5 आया, 15 में 3 का भाग दोगे 5 आएगा, 20 में 4 का भाग दोगे तो भी 5 आएगा। ये निकालने के लिए हमने किया AR बराबर PR बटे Q। जब हमें इससे MR मिला, सीमांत आगम या मार्जिनल रेवेन्यू, तो MR बराबर डेल्टा TR बटे डेल्टा Q, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई मात्रा में वृद्धि करने पर उसके कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। तो यहां से यहां तक एक मात्रा इसने बढ़ाई तो कुल आगम में परिवर्तन हुआ 5 के बराबर। फिर यहां से यहां तक फिर इसने एक मात्रा बढ़ाई है 1 इकाई, तो ऐसी स्थिति में 5 से ये 10 हो गया, अर्थात ये कितना बढ़ा 5 के बराबर। इसी प्रकार ये 2 से 3 हुआ, 1 इकाई बढ़ा, तो ये 10 से 15 हो गया, अर्थात 5 इकाई। फिर ये 3 से 4 हो गया, 1 इकाई बढ़ा, लेकिन ये 15 से 20 हो गया, तो ये 5 इकाई। तो विद्यार्थियों ये टेबल से अपन ये कहने में सक्षम है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उस पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के अंदर औसत आगम और सीमांत आगम वक्र एक ही होते हैं और दोनों का मान है वो स्थिर बना रहता है, इसलिए हम इसको AR बराबर D बराबर MR की स्थिति भी कहेंगे। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में MR और AR स्थिर स्थिति में होता है और दोनों का मान एक समान होता है, इसलिए इनका वक्र बनने वाला वक्र है वो भी एक ही होता है, जो कि अक्ष अक्ष के समानांतर होता है। AR वक्र को ही हम मांग वक्र कहते हैं क्रम के लिए, जो कि यहाँ पे पूर्ण लोचदार स्थिति में, अर्थात इसकी लोच यदि हम बात करें EP तो वो इन्फिनिटिव है। इसी के साथ आज का टॉपिक अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या हैं और उन विशेषताओं की स्थिति के अंदर बाजार कैसे काम करता है।
जाते जाते मैं फिर से आपको कहूँगा कि अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहें। कोविड का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, पर्याप्त दूरी बीच में बनाए रखें और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।